नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मोदी कैबिनेट के 4 अहम फैसले। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण योजना और पुणे मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। देवभूमि द्वारका कलानुस रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। साथ ही बदलापुर करजत की तीसरी और चौथी लाइन का प्रस्ताव भी पास। संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ। संविधान सदन में विशेष समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य लोग हुए शामिल। भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भरी नई उड़ान। प्रधानमंत्री ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का शुभारंभ किया। कहा, बड़े सपने देखते हुए भारत कर रहा है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। कोलकाता में टीएमसी समर्थक बीएलओ के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग सख्त। सीईओ कार्यालय में घुसने की घटना को बताया गंभीर सुरक्षा चूक। वहीं भाजपा ने आयोग से की ममता सरकार की शिकायत। कहा, बीएलओ से दबाव में कराया जा रहा है काम। और लाल किला बम धमाके का 7वां आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी शोएब अहमद। धमाके से ठीक पहले उमर उन नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट और पनाह देने का आरोप। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 4 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट आरईपीएम के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। कैबिनेट कमेटी ने आज रेल मंत्रालय के 2 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। देवभूमि द्वारका कनालूस रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। साथ ही बदलापुर करजत की तीसरी और चौथी लाइन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। द्वारका जी से कानालूस की डबलिंग का, दिस इज अ 159 किलोमीटर सेक्शन गुजरात का। आप देवभूमि द्वारका अगर ये देखें, अहमदाबाद राजकोट और राजकोट से द्वारका, ये वन ऑफ द मेजर आर्टरीज ऑफ गुजरात रेलवे नेटवर्क है। अहमदाबाद से लेकर राजकोट तक ऑलरेडी डबल लाइन है। राजकोट से कानालूस तक डबलिंग का काम चल रहा है अभी। ये 22 में अप्रूव हुआ था प्रोजेक्ट, आज अप्रूवल हुआ है कानालूस से द्वारका जी तक का, ओखा तक का डबलिंग का प्रोजेक्ट। बदलापुर से करजत 3rd and 4th लाइन, ये महाराष्ट्र में नवी मुंबई और ठाणे वाला जो एरिया है उस एरिया से आज बदलापुर से करजत के 3rd और 4th लाइन का अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत लाइन 4 खराड़ी हड़पसर स्वरगेट खड़कवासला और लाइन 4A नल स्टॉप वारचे माणिक बाग को मंजूरी दे दी। पुणे, one of the largest cities in the country now, among the top 10 cities, पुणे 80 लाख से ज्यादा इसका पॉपुलेशन है। और आइए आपको सीधे हम लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मेरा सवाल चीन को लेकर है। चीन ने पहले भारतीय नागरिक की नागरिकता पर सवाल उठाया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत ही एक आपत्तिजनक बयान दिया जो पहले भी वो देता रहा है।
कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या विदेश मंत्रालय जो है वो बयान के ज़रिए ही इस बात का जवाब देगा, या कुछ स्टेप्स भी उठाए गए हैं डिमार्श या किसी तरह से तलब करके राजदूत को, क्या कुछ किया गया इस मामले में चीन के साथ? Okay. Rishabh. So good evening, Rishabh from Times Now. So one, in addition to Siddhant's question, that Pakistan also made a comment on Raksha Mantri's statement that he made earlier this week regarding Sindh. And the second, there have been multiple reports as well as statements that have come in from Dhaka, where they have asked India to return Sheikh Hasina and other Awami League leaders who have been convicted by the ICT. Madhu. सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। भारत ने डिमांड जारी करने के बाद भी हमने देखा कि चीन की तरफ से बयान जारी किया गया कि अरुणाचल उनका अभिन्न अंग है। हालांकि उसके बाद भारत ने स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एसआर लेवल टॉक भी चूंकि तमाम बॉर्डर इश्यूज़ पे चल रहे हैं, तो अरुणाचल को लेकर एसआर लेवल टॉक में क्या स्थिति है उसके बारे में बताएं। और हमारे स्टेटमेंट जारी करने के बाद अगर भारत सरकार ने चीन के साथ और भी कुछ संवाद किया हो या फिर डिमार्स इशू किया हो, उस बारे में जानकारी दें। दूसरा सवाल पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान ने जो राम मंदिर पर फ्लैग लगाया गया, उसको लेकर जो विरोध जताया है, उसको लेकर जो बातें कही हैं, उस पर हमारा क्या रिएक्शन है? ठीक है, यशी। This is Yeshi Seli from Business India. My question is regarding Afghanistan. Afghanistan Trade and Commerce Minister was here recently, and he said that a trade attaché is coming here, and trade attaché from India is going there. There was this understanding that India is possibly going to send an ambassador there. Is that going to happen in the near future? And secondly, what is the status of Commander Purnendu Tiwari? It's been 21 months. Is he coming back, or what is the status on him? Okay, so first we come to Siddhant, your question on Pakistan. We have seen the reported remarks and reject them with the contempt they deserve. As a country with a deeply stained record of bigotry, repression, and systemic mistreatment of its minorities, Pakistan has no moral standing to lecture others. Rather than delivering hypocritical homilies, Pakistan would do better to turn its gaze inwards and focus on its own abysmal human rights records. चूँकि मधु तो आपने भी यही सवाल किया, इसलिए मैं हिंदी में दोहराना चाहूँगा इसको। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दे। उमाशंकर जी, आपके सवाल देखिए, चीन पे जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके शंघाई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसमें हमने बताया है, उससे पहले भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि क्या हमने इस मुद्दे को उठाया है, जी हमने चीनी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और बीजिंग में दोनों तरफ उनसे इस मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाया था कि ये जो है
निराधार है, नहीं, बिल्कुल गलत है जिस प्रकार से इस प्रकार की बर्ताव किया गया है. So I will sum it up also in English. See, we had issued a statement. Essentially, I was translating the statement that we had made earlier. Yesterday, we made a statement. You would have seen that regarding the arbitrary detention of an Indian citizen from Arunachal Pradesh who was holding a valid passport and was transiting through Shanghai International Airport on an onward travel to Japan. We want to say that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, and this is a fact which is self-evident. No amount of denial by the Chinese side is going to change this indisputable reality. At the same time, I said that we did take up this matter. We did do a strong démarche with the Chinese side, both in Beijing and in Delhi, when the incident took place. At the same time, I would like to add further, since we are talking about, Madhu made a reference to SR talks as to what sort of impact these incidents will have on our ties going forward. So let me reiterate, maintenance of peace and tranquility in the border regions is a prerequisite for the continued and overall development of India-China bilateral relations. Our position in this regard has always been very clear and consistent. Since October 2024, both sides have worked closely to maintain peace and tranquility in the border regions, and it is on this basis that progress, especially in particular with focus on people-centric engagements, progress has been made. Arbitrary actions by China, as the one that we referred to, that I referred to, involving an Indian citizen from Arunachal Pradesh, are most unhelpful towards efforts being made by both sides to build mutual trust and understanding and gradually move towards normalization of bilateral relations. मधु, आपके लिए जो हिंदी में इसका रूपांतर कर देता हूँ. भारत चीन के आपसी रिश्तों के लगातार और व्यापक विकास के लिए सीमावर्ती यानी बॉर्डर क्षेत्रों पे, इलाकों पे शांति और सुकून बनाए रखना एक ज़रूरी है. इस बारे में हमारी राय हमेशा साफ और एक जैसी रही है. अक्टूबर 2024 के बाद दोनों पक्षों ने बॉर्डर इलाकों में शांति और सुकून स्थापित करने के लिए मिलकर काम किया है और इसी आधार पर हमारे रिश्तों में एक स्थिरता आई है और उसमें एक तरक्की हुई है. चीन की मनमानी हरकतें, जैसे कि शंघाई हवाई अड्डे पर जो हादसा हुआ, दोनों पक्षों द्वारा आपसी भरोसा और समझ बनाने और धीरे धीरे आपसी रिश्ते को सामान्य यानी नॉर्मल बनाने की कोशिशों में मददगार नहीं है. ऋषभ, आपका सवाल सिंध को लेके है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ. I don't want to offer any comments on that. On Bangladesh, to your question about the request, yes, we have received the request, and this request is being examined as part of ongoing judicial and internal legal processes. We remain committed to the best interest of the people of Bangladesh, including peace, democracy, inclusion, and stability in that country, and will continue to engage constructively in this regard with all stakeholders. मधु, आपके चीन से संबंधित दोनों प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिए हैं. यशी, अफगानिस्तान, on Afghanistan, yeah, you would have followed the visit of the Industry and Commerce Minister. He had several meetings here. He met the External Affairs Minister. He also met the Commerce and Industry Minister here, as also the Minister of State for Commerce and Industry. He also attended the India International Trade Fair, where several Afghan companies and traders, they displayed their wares and displayed their products and services. Since this visit was focused to strengthen Afghanistan-India business ties, he had a range of meetings with chambers on our side
ASSOCHAM, PhD, Chamber of Commerce, with the export promoting agencies and councils such as Pharmexcil, APEDA, and Texoprocil. Texoprocil is about textile exports. During these meetings, they discussed several issues, including market access, connectivity, how trade facilitation can happen for Afghan goods in India, also on capacity building and several other issues. You would have also followed this development that during the visit, air freight corridor between Kabul and Delhi and Kabul and Amritsar sectors, it was agreed to launch and initiate. It was also agreed that both sides will reactivate joint working group on trade, commerce and investment, as also they will depute commercial representatives in the respective embassies. It was also agreed that we'll institutionalize an arrangement whereby we have a joint chamber of commerce and industry on bringing both sides, Afghanistan and India, together to further promote bilateral trade and commercial cooperation. So in that sense, a range of meetings, very good outcomes, and the visit was a successful one, very productive one. On your question as to when our ambassador will be posted, those are things that are, as I told you, the functional requirements of our embassy there, which we upgraded from a technical mission to an embassy. Those details are being looked into, and we shall keep you updated on that matter. On Purdendu Tiwari, as I said, that I don't have an update as to where exactly it is, but he had certain requirements which he has to fulfill in that country, and therefore he continues to stay there. विजय लक्ष्मी सर, विजय लक्ष्मी हूँ इंडिया टीवी से। सर, क्या दिसंबर के पहले सप्ताह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए, और क्या कोई लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है दोनों देशों के बीच, और इसके अलावा क्या बड़ी चीजें हो सकती हैं अगर ये समिट हो रहा है इसी पहले सप्ताह में? तो हुमा My name is Huma Siddiqui and I am with the Strat News Global. There are reports indicating that India has been named as number 2 supplier of fentanyl precursor to the US, as well as pills. So what does India have to say about that? And today there was a FOC between India and Venezuela. Was the oil exports on the agenda of conversation? Because it doesn't find mention in the release that has been issued. शैलेंद्र सर, शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 इंडिया से। इजराइल के मीडिया ने क्लेम किया था कि इजराइल के पीएम ने अपना जो विजिट है उसको सस्पेंड कर दिया, टाल दिया है फिलहाल सुरक्षा कारणों के चलते। हालांकि एमए की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन कल हमने देखा कि उनकी तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि हम पूरा सिक्योरिटी जो पीएम मोदी की तरफ से इंश्योर की जाती है उस पर हमें पूरा भरोसा है। तो असल वजह क्या रही है इस दौरे के कैंसिल होने की, क्योंकि उन्होंने एडमिट किया कि ये दौरा होने वाला था? So the Hiram Aishwari from Sputnik India. So will it be possible to get a reaction to the 28-point peace plan which has been compiled by the US with inputs from both Russia and Ukraine? Thank you. Okay. Keshav? Sir, thank you. Keshav Padmanabhan from The Plate. My first question is with regards to the International Crimes Tribunal, Bangladesh. I remember your statement which said that you've noted the verdict, but my larger question is, does India recognize the jurisdiction of the ICTB when it comes to cases against Sheikh Hasina that was being judged and the verdict was given? And my second question actually was, my colleague already asked in Hindi regarding Israel, so I would like if you could give that statement in English as well regarding the visit of the Prime Minister. Thank you. So, फर्स्ट पहला विजय लक्ष्मी जी आपका सवाल देखिए, दोनों देशों की तरफ से तैयारी चल रही है। जो हमारा एनुअल समिट मीटिंग होता है रशिया और भारत के बीच में, इसको लेकर 23वां एनुअल समिट जो है वो दिल्ली में होना है, दिसंबर के महीने में होना है, और डेट और तिथि के बारे में आपको जल्द से ज्ञान दिया जाएगा। मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों देशों की तरफ से
अच्छी तैयारी चल रही है। और जैसा कि आपको पता है, जब विदेश मंत्री भी गए थे मॉस्को, उस यात्रा के दौरान इस पर बातचीत हुई थी। कई एक मंत्रीगण से वहाँ बातचीत हुई थी और दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति पुतिन का दौरा भारत में बहुत उससे इस रिश्ते को और तेजी आएगी। इस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। Yes, I said that both sides are working on the annual summit, which is to be held in Delhi. As far as the dates are concerned, we will let you know on this matter in a few days' time. Both sides are working very hard to strengthen ties, and in that regard, several issues that will form part of the outcome are being discussed and being looked into right now. We shall keep you updated on the visit and the progress that is being made in that regard. Huma, on your question on counter narcotics, let me tell you that we have very strong collaboration, and not just strong collaboration, institutional collaboration between India and the United States. And these are based on long-standing agreements that we have between the two countries. Operational cooperation between the two countries has surged in the last several years with significant two-way introductions and coordinated enforcement. Let me tell you that cooperation as far as counter narcotics is concerned, it has been given a further push with the upgraded launch of the India-United States Counter Narcotics Working Group, which happened in 2020, that is. And the fifth meeting of the Counter Narcotics Working Group happened in October last year, where both sides adopted several new measures to strengthen their common challenge and fight against narcotics. And let me also tell you that the preparations for the sixth Counter Narcotics Working Group meeting is also underway. We have a very strong mechanism of sharing information between the United States and India, and these have resulted in key seizures and arrests. Let me also tell you that joint operations have been conducted, which has led to dismantling of major transnational networks. So it's a very good area of cooperation, and we want to further strengthen our joint fight against narcotics. On the Foreign Office consultations, yes, we had Foreign Office consultations at the level of Secretary today, and we have put out a press release which gives you details of all the issues that were discussed. And I would seek your attention that we have given you a detailed readout, and that is where you'll get all the details of our conversation with our counterpart from Venezuela. शैलेंद्र, देखिए, कोई भी विदेशी दौरा जब होता है, चाहे प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उसका हम लोग एक अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है ना? तो अनाउंसमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि ये स्टेट विजिट हो या ऑफिशियल विजिट हो, उसकी हम पुष्टि करते हैं। इस मामले में बातचीत चल रही थी, हम लोगों ने कोई पुष्टि तो नहीं की कि ये दौरा होने वाला है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि फिर ये पोस्टपोन हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको ध्यान लाऊंगा कि आप लोग जब कुछ मीडिया में खबर देखते हैं तो छापने से पहले हम लोग से पूछ लीजिए कि इस पर आपकी क्या राय है, तो बेहतर रहेगा। Dhairya, on your question regarding what is India's point of view on the peace plan, but before that also शैलेंद्र, आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से भी एक बयान इस पे आया है, तो उस पर भी आप नज़र डालें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब द्विपक्षीय दौरों में, जिस पर ध्यान दिया जाता है आप लोग के समक्ष लाने से पहले। Dhairya, you had a question about the peace plan. So we have seen reports about the peace plan. This issue is still evolving. As you would have seen, there are meetings which are being held. We are closely monitoring the developments in this regard. As you are aware, our Prime Minister has in the past and on several occasions he has said that this is not an era of war,
and also called for the earliest possible cessation of hostilities. India has also advocated for sincere and practical engagement between the two parties and other key stakeholders through dialogue and diplomacy to find lasting solution to the conflict. We will continue to support all efforts aimed at bringing lasting peace to the region. Peace efforts were also discussed when External Affairs Minister visited Moscow, and it was also discussed when he had a conversation with his Ukrainian counterpart, the Foreign Minister, recently. Keshav, on the ICT verdict, look, we have made a statement. I would say that please have a look. We have given you what we think of it and what is our position on it, so that is where it is. On the visit of the Prime Minister of Israel, all such visits are announced officially by us, and thereafter it is for you to know that the visit is happening. In this particular case, the dates were not finalized. There are several visits on which we share information. Between two countries, we have a planning process. We look at several issues, several variables are there, and the Israeli Prime Minister's office also issued a statement in that regard. There are several. We will definitely keep you updated as and when the visit is planned. Sahil? I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. There were talks about India and Canada likely to announce a uranium deal soon. Are there negotiations going on? If we have an update regarding that. Thank you. Alok? Sir, Ashok from The Pioneer. I have a question related to visa, that India has reopened visa for Chinese tourists globally. So is this only tourist visa or some business and other visas? Also an Israel-related question. There are quite a few reports about Israel having greenlit the relocation of about 5,800 Indian Jews from Mizoram, Manipur to Israel. So how does India feel about the relocation? Alol? Sir, the caller from The Hindu, India has of course taken note of the death sentence that was given to Sheikh Hasina by the ICT. But there are other cases against Sheikh Hasina, as well as there are cases against her top officials that are also coming up, in fact that are being heard at the ICT right now. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में भारत के नाम पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में भारत के नाम पर मुहर लगी है। इसको लेकर के ग्लासगो में आज इसको लेकर के औपचारिक मंजूरी मिली है। भारत दूसरी बार करेगा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी और 2030 में अहमदाबाद में आयोजित होंगे राष्ट्रमंडल खेल। तो काफी बड़ी खबर है इस वक्त की। नाइजीरिया के अबुजा शहर से थी प्रतिस्पर्धा। वैश्विक खेल मंच पर भारत की बड़ी सफलता। भारत में जिस तरह का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, उसको देखते हुए और खेलों के प्रति भारत की रुचि को देखते हुए एक बड़ा फैसला, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा भारत। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि जिस तरह से देश में हमने देखा है कि पिछले कुछ समय के दरमियान खेलों को एक नया अवतार मिला है, खेलों की एक नई पृष्ठभूमि तैयार हुई है और उसी पृष्ठभूमि के आधार पर ये मेजबानी, इस मेजबानी का मिलना जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से देश जो है वो 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी रुचि पत्र जो है वो पहले ही दे चुका है, यानी कि अपना जो इंटरेस्ट है पहले ही दिखा चुका है और उससे पहले 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी
मेजबानी मिलना, ये अपने आप में इस रुचि पत्र को और भी ज्यादा सशक्त रूप देती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स की आम सभा की बैठक हुई। हालांकि जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स है उसने पहले ही करीब आज से 1 महीने पहले ही इस बात की सिफारिश कर दी थी कि भारत को जो है वो मेजबानी का दायित्व जो है वो 2030 के लिए सौंपा जाए और उसमें भी अहमदाबाद शहर को जो है वो इस मेजबानी के दायरे में उसको रखा जाए। तो इसकी जो टक्कर थी कहीं ना कहीं भारत की वो नाइजीरिया के अबुजा शहर से थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह का जो एक प्रेजेंटेशन होता है, जिस तरह की आपकी अपनी तैयारी होती है, जिस तरह से अहमदाबाद शहर ने पिछले कुछ समय के दरमियान अपने आप को सामने रखा है, चाहे वो खेल के आधार पे अगर आप देखें या फिर वहां पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात करके देखें, तो ये सब चीजें जो जब सामने आई और जब ये सब सारी बातें जो हैं, जब जो CGF होता है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, उनकी जो टीम होती है वो भी आती है, वो भी दौरा करती है कि आप जिस शहर को आगे रख रहे हैं क्या उसमें क्षमता है इस तरह के आयोजन को करने की, तो उसमें भी पूरी तरह से खरा पाया गया। तो ये कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक बड़ी तस्वीर जो है वो खेल जगत से निकल करके आई है। ये एक कहना चाहिए गर्व का पल भी है, क्योंकि इससे पहले हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी की थी वो 2010 में हुई थी, जिसमें दिल्ली में वो गेम्स जो है वो आयोजित हुए थे, जिसमें 71 देशों ने जो है वो हिस्सा लिया था। और बड़ी बात यह थी कि उस वक्त हमारी जो पदक तालिका थी उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली थी। जी, भारतीय खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी खबर है गौरव ये? देखिए, खिलाड़ी हमेशा चाहते हैं कि उन्हें एक्सपोजर मिलता रहे, और जब ये एक्सपोजर आपको अपने ही देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से मिलेगा और खास तौर से एक ऐसे समय पर मिलेगा जबकि अब खेलों को लेकर के एक नया दृष्टिकोण जो है वो हम देखते हैं सामने है, तो ये केवल आप एक खिलाड़ी की बात नहीं हो जाती, यहाँ पर बात जो है वो खिलाड़ियों से आगे निकल करके एक सशक्त राष्ट्र की तस्वीर की रचना के रूप में भी होती है। और फिर जब हम बात करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत की, तो उसमें ये एक बहुत अहम भूमिका ये जो निर्णय है वो निभाएगा, क्योंकि खेल जो है वो एक केवल एक खेल आयोजन तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि आपकी अपनी क्षमता को भी दिखाता है कि आप विश्व स्तर पर आपकी जो खेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो किस तरह के हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब मीडिया आती है, जब खिलाड़ी आते हैं और वो जब यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, चाहे वो बात स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या अकोमोडेशन की बात हो, इन सब चीजों से जब दो चार होते हैं तो उन्हें भी एक फील आता है कि वाकई ये देश जो है वो बड़ी प्रतियोगिताओं को कराने का ही सिर्फ मादा नहीं रखता, बल्कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरतें हैं, बुनियादी जो जरूरतें हैं, उनको भी बखूबी पूरा करने का एक मादा रखता है। तो ये एक केवल केवल राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बहुआयामी जो रूप है वो इसका निकल करके सामने आता है। और इसके लिए जहां तक खिलाड़ी का आपने बात की है, तो खिलाड़ियों के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो अपने खेल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके। तो अब हम आने वाले और समय में देखेंगे कि किस तरह से खेलों को लेकर के, क्योंकि जाहिर तौर पर ये खेल अब क्योंकि अहमदाबाद में आयोजित हो रहे हैं, तो वहां पे जिस तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक बड़ा डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि किस तरह से एक नए जो निर्माण कार्य हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बड़े इंडोर हॉल हों या फिर अगर बात करें कि जिस तरह से एक कई एकड़ में फैला हुआ ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो अपने आप में खिलाड़ियों को एक प्रैक्टिस का एक नया आयाम भी देता है। साथ ही साथ इस पूरे एकड़ में योजना इस बात की भी है कि यहाँ पर एक खेल विलेज भी जो है वो स्थापित किया जाए, जिसमें 3000 से ज़्यादा एथलीटों की रहने की व्यवस्था हो, ताकि पूरी कोशिश इस बात की है कि खिलाड़ियों को वो माहौल मिले ताकि यहाँ से वो अपनी तकनीकी रूप से भी अपने आप को सक्षम कर सके, साथ ही साथ अपने आप को एक बुलंदियों पर ले जाने के लिए एक ऐसा माहौल को पा सके जो उन्हें उनकी तकनीकी आधार पे उन्हें सशक्त करे, साथ ही साथ उन्हें साइंटिफिक तरीके से सामने रखने में कामयाबी पाए। जी गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब किसी देश को या उस देश के किसी शहर को ये मेज़बानी मिलती है तो ये देश और उस शहर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइएगा। बिल्कुल, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने देखा था कि जब 2010 में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था तो फिर सभी जो बाकी जो देश थे उन्होंने भी आपकी तरफ रुख किया,
जब आपकी तरफ रुख करते हैं तो जाहिर तौर पर जब आप किसी भी बड़े खेल का आयोजन करते हैं तो विदेशी सैलानी जो हैं वो आपकी तरफ आते हैं। ऐसे में आपका जो आर्थिक तौर पे आपकी जो मजबूती होती है उसको एक नई गति मिलती है। सबसे पहला तो ये हो जाता है। दूसरी बात आपकी आ जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी एक नई पहचान जो है वो बनती है कि आप एक बड़े इवेंट को करने के लायक हैं और आप जिस तरह से अपने आप को सामने रख रहे हैं, अपनी बातों को जो सामने रख रहे हैं वो केवल कागजों तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर भी आप अपने आप को सामने रख पा रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर हो जाती है। तीसरी बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करती है कि जब हम बात करते हैं कि हमें 2036 ओलंपिक की मेज़बानी करनी है तो मेज़बानी करने के लिए कहीं ना कहीं अब जब आपको ये आयोजन मिलेगा तो इस पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसकी पूरी नज़र होगी कि वाकई हम देखें कि अब 2030 की जो भारत जो है मेज़बानी कर रहा है वो कितना सफलतापूर्वक इस मेज़बानी को कर पाता है। अब अमूमन हम देखते हैं कि क्या जो ज़रूरतें होती जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, खिलाड़ियों को एक रहने की एक जगह हो गई। जिस तरह से मैंने कहा कि अहमदाबाद में सरदार पटेल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ही एक विलेज जो है वो स्थापित किया जा रहा है जहां खिलाड़ियों को उसी माहौल के खेल के माहौल के बीच में ही अपनी प्रैक्टिस सेशन, उनको कहीं दूसरी जगह जो है वो ना जाना पड़े, उनके पास में ही उनकी प्रैक्टिस सेशन हो जाए, उनको पास में ही एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर मिले जो उन्हें खेल ढांचे के रूप में वहां तक सीमित भी रखे और अपनी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में मददगार हो। तो इन बातों का कहीं ना कहीं एक खुलकर ये बातें जो है वो सामने आ जाती हैं। तो ये जो सारी तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं आप देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। खिलाड़ियों को ये भरोसा जगाती हैं कि हाँ हमारे देश में इतनी काबिलियत है कि वो बड़े खेल आयोजन जो है वो करने की क्षमता रखता है। और जब आप अपने होम कंडीशन, खिलाड़ियों के लिहाज से बता रहा हूँ, जब आप अपनी होम कंडीशंस के बीच में खेलते हैं तो आपको एक घरेलू जो सपोर्ट है वो भी मिलता है। और साथ ही साथ इस बार क्या होगा कि जब 2030 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे तो 2026 से वो थोड़ा डिफरेंट होंगे क्योंकि 2026 में कई खेलों को हटा दिया गया जिसमें से कहना चाहिए कि भारत जो है जिसमें काफ़ी सारे पदक लेकर के आता था। जैसे कुश्ती है उसमें काफ़ी सारे पदक मिलते थे, तीरंदाजी है उसमें काफ़ी सारे पदक मिलते थे। तो ये बात जो थी वो बहुत पहले ही कंफर्म कर दी गई थी कि जब हमें अब मेज़बानी मिलेगी 2030 की तो हम उन खेलों को वापस ज़रूर लेकर के आएंगे। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा खिलाड़ियों के लिहाज से होता है। जी गौरव, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अहमदाबाद को लेकर के आपने बताया कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा वहाँ पर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विकसित किया गया है और यही कारण है कि आज भारत के अहमदाबाद शहर को ये मेज़बानी मिली है। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगले 5 सालों में किस तरह की तैयारी देश को, खिलाड़ियों को और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको करनी होगी? देखिए सबसे ज़रूरी पहलू है कि आप एक तरफ तो दो तरीके से तैयारियां चलेंगी। एक तरफ आपको अपने खिलाड़ियों को तैयार करना होगा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्योंकि आप ही मेज़बान हैं और ऐसे में आप पे सबसे ज़्यादा निगाहें रहेंगी। आप पे सबसे ज़्यादा दुनिया भर की जो खिलाड़ी होंगे, दुनिया भर के जो मीडिया आएगी वो आपके खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखेगी। तो एक तरफ तो आपको अपने खिलाड़ियों को हर तरीके से तैयार करके रखना होगा। हर तरीके से मतलब ये है कि उन्हें आर्थिक तौर पर भी मजबूती देनी होगी, उन्हें सशक्त बनाना होगा, साथ ही साथ आपको साइंटिफिक तरीके से उनको तैयार करना होगा, उन्हें ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोजर देना होगा। जो भी आपके अंदरूनी जो भी विवाद हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि फेडरेशंस के बीच में अंदरूनी विवाद होते हैं, उनको एक तरफ करके चलना होगा। और ये बात खेल मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दी है कि अब कोई भी अंदरूनी जो विवाद है वो इस कदर नहीं बढ़ना चाहिए कि खिलाड़ी या खेल जो है उससे प्रभावित हो। तो एक तो ये होगा। दूसरी तरफ होगा आपके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बढ़ोतरी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निर्माण किया जा रहा है अहमदाबाद को, और भी क्या कुछ इसमें ज़रूरतें पड़ेंगी, किस तरह का टर्फ होना चाहिए, किस तरह का ट्रैक होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की जो एक ज़रूरतें होती हैं, जो मानक होते हैं, उन मानकों के हिसाब से स्टेडियम्स में क्या कुछ तकनीकी आधार पर शामिल किया जाना चाहिए, उन पर एक नए तरीके से कहीं ना कहीं एक विचार विमर्श का दौर चलेगा जिसे बहुत जल्द ही लागू भी जो है वो किया जाएगा। और बड़ी बात क्या है आपको बता दूं चंद्रशेखर की इस कड़ी में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री भी आई थी और ये उनका दौरा जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दौरे के दौरान उन्होंने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से सामने रखा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से तो बहुत पुराने हैं ही, साथ ही साथ खेलों के दृष्टिकोण से भी काफ़ी पुराने हैं। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि आपको एथलेटिक्स
या पैरा एथलेटिक्स के संबंध में जो कोई भी दिक्कत है या जो कोई भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती चाहते हैं या एक बड़े आयोजन को लेकर के किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, किस तरह का क्या कुछ टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की भी कोई भी जरूरत होगी तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया आपके साथ सदैव खड़ा हुआ है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो इन सब चीज़ों की मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में आपको एक बड़े रूप में जो एक तस्वीर है वो निकलकर देखने को मिलेगी। गौरव, अगर खेलों से इतर हम बात करें, जब किसी देश में, किसी शहर में इस तरह की कोई मेज़बानी करता है कोई शहर, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि खेल तो केंद्र बिंदु में रहते ही हैं, लेकिन खेल के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सामाजिक आर्थिक जो परिवेश होता है वो भी कहीं ना कहीं दुनिया से एक तरह से उसका परिचय होता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर खेल तो अपनी तरफ एक तरफ होगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ जो आपकी अपनी जो सांस्कृतिक झलकियां हैं उनकी भी कहीं ना कहीं झलक मिलेगी। और केवल सांस्कृतिक झलकियां नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं जो आपका जो पर्यटन है उसको भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। खेल भले ही अहमदाबाद में होंगे, लेकिन हमने देखा था किस तरह से जब 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जो विदेशी सैलानी आए थे वो केवल गेम्स तो दिल्ली में हो रहे थे, लेकिन दिल्ली के अलावा भी वो बाहर निकल करके गए थे, आसपास के जगहों पे गए थे। तो यहाँ से आपका क्या होता है, एक पर्यटन को भी एक नई गति मिलती है। और जब ये एक कड़ियाँ हो, एक समझना चाहिए कि एक कड़ी के रूप में होता है, तो आपका जो पर्यटन है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। और जब पर्यटक निकल कर बाहर जाएंगे, चाहे वो देश के ही अपने सैलानी हो या विदेश से आए हुए हो, तो जब एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल करेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, जिसको आपने इन खेलों के लिए मजबूत कर रखा होगा, तो उसको एक नई गति मिलेगी। फिर आप जब मार्केट में होंगे या कोई खरीदारी करेंगे या कहीं किसी तरीके से कोई भी आप कहना चाहिए जो ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर जाएंगे, तो इस सब चीज़ों का मोटा मोटा जो एक निकल करके सामने आता है वो आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं देश को जो है वो सशक्त रूप प्रदान करेगा। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है भारत के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।